नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अधिगम के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों ये आज 6वीं सीरीज होनी जा रही है, 6th सीरीज है ये। इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 5 तक की सीरीज आ चुकी है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं और अधिगम से संबंधित प्रश्नों के प्रति एक महत्वपूर्ण संपर्क विकसित कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्हाट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्यपुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, भाषा प्रयोगशाला की। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप अपना आंसर चुन लीजिए, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखिए कि आपने सही आंसर चुना था या नहीं। तो यहाँ पे बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग क्या करते हैं? लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं या लर्निंग में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि बाल साहित्य क्या होते हैं? बहुत ही साधारण संप्रतियों पर आधारित होते हैं और बहुत ही पिक्टोरियल माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, आसान भाषा में हमें चीज़ों को महत्वपूर्ण तरीके से सिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का क्या उद्देश्य है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि हम लेसन के अंत में क्यों उन्हें एक्सरसाइज करवाते हैं, क्यों उन्हें जो हम कई एक्टिविटी करने के लिए देते हैं। पहला आंसर है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब हम खुद स्टूडेंट थे, अभी भी स्टूडेंट ही हैं, क्योंकि कभी भी हर एक व्यक्ति जो सीखना चाहता है वो हमेशा स्टूडेंट ही होता है। तो बच्चों की अभिव्यक्ति को अवसर देना ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जब लेसन के लास्ट में आप देखते थे कि एक कहानी दी होती थी कि मीना यहाँ पे गई और मीना ने इस तरीकों की चीज़ों को खरीदी, तो वहाँ पे क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सही गलत के माध्यम से बताइए, या कई पजल दे दिए जाते थे जो आपके लेसन से संबंधित होते थे। तो ये सब करवा के हम क्या करते थे, उन्हें हम कई सारा एक्सप्रेशन के और माहौल देते थे कि वो कई अन्य तरीकों से सीख सकें और अपनी भी व्यू पॉइंट्स वहाँ पे रख सकें। या कई बार हमें, आपको याद होगा कि चार्ट बनाने के लिए दे दिया जाता था कि आप सूर्य का प्रकाश कैसे धरती तक पहुँचता है, कैसे जीव जंतु उससे अपना भोजन बना पाते हैं, कैसे हम उससे जो है विटामिन डी लेते हैं, इन सब के बारे में आप बताइए। तो वो चार्ट के माध्यम से या एक्सरसाइज के माध्यम से या फिर आपको डिसर्टेशन के माध्यम से बताया जाता था। आगे प्रश्न लेते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पूछा गया है। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। फोर्थ आंसर है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। एनसीएफ में ये चीज़ बताई गई कि बच्चे के अंदर भाषा का निर्माण हो गया होता है और वो भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। हमें उन भाषा का प्रयोग अच्छे तरीके से करना चाहिए, उन्हें डिफरेंट तरह के माहौल देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? नहीं है पूछा गया है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित? इसे समझ लीजिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है। पहला है अनुकूलन चिंतन, दूसरा है स्मृति आधारित चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन और चौथा है अभिसारी चिंतन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपसारी चिंतन। क्यों यहाँ पे हो रहा है इसे समझ लीजिए आप, इसे नोट भी कर लीजिएगा। अपसारी चिंतन का मतलब होता है आगमनात्मक चिंतन। आगमनात्मक को इंग्लिश में कहा जाता है इंडक्टिव थिंकिंग। आगमनात्मक हमेशा क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल चलता है। कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों को हम सीख लेते हैं, उसके आधार पे हम क्या कर देते हैं, जनरलाइजेशन कर देते हैं। यानी कि कुछ के आधार पे, कुछ विशिष्ट समूहों के आधार पे जनरलाइजेशन कर देना। कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में गए
और वहाँ पे आपने कुछ विशेष व्यक्तियों से मिला और आपने कह दिया कि पूरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, ये किस तरह का चिंतन है? ये आगमनात्मक चिंतन कहलाता है, जिसे हम इंडक्टिव लर्निंग कहते हैं। इंडक्टिव का मतलब होता है इंक्रीज करना, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इंडक्टिव का मतलब इंक्रीज करना, बढ़ा देना। आपने कुछ चीज़ों, कुछ गांव के कुछ लोगों से मिले और पूरे गांव पे आपने क्या कह दिया? पूरे गांव के लोग अच्छे हैं। इस तरह का चिंतन आगमनात्मक चिंतन कहलाता है। इसे डाइवर्जेंट चिंतन कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो क्रिएटिव माइंड वाले लोग होते हैं, कुछ नई चीज़ों का निर्माण कर देना, कुछ नई तरीके सोच लेना, वो कौन से लोग होते हैं? अपसारी चिंतन वाले लोग होते हैं। तो अपसारी चिंतन पूछा जाए या आगमनात्मक चिंतन पूछा जाए, इंडक्टिव लर्निंग पूछी जाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग कही जाए, ये सारा तथ्य, ये सारे बिंदु एक ही हैं दोस्तों। इसमें अभिसारी चिंतन भी आता है। ये क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट कहलाता है, या इसे हम कहते हैं डिडक्टिव लर्निंग, DEDUCTIV, डिडक्टिव थिंकिंग इसे कहा जाता है, जिसे हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसमें हम तथ्यों को कम कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे तथ्यों के बारे में जानकारी लेकर के कुछ एक तथ्यों पर अपनी बात रख देना, वो कहलाता है अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पे पूछा गया था आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कुछ नए तथ्यों को जोड़ देना, वो क्या कहलाएगा? अपसारी चिंतन कहलाएगा। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। फोर्थ एंड ठीक, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, यानी कि उन्हें आगे कक्षा में प्रोसीड करना है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। या सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। और फोर्थ है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि देखिए क्यों ऐसा आंसर सही है? क्योंकि अब शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, शिक्षक पे कोई वो नहीं है। बच्चों को क्या अच्छा लगता है, बच्चों की शिक्षण कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, वो बाल केंद्रित शिक्षा निर्धारित करती है। इसलिए हमें शिक्षण उपागम पे परिवर्तन लाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। प्रश्न यहाँ समझ लीजिएगा, पुष्पा अपने आप मतलब खुद से किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में वो ऐसा कर सकती है। ये किस क्रिया को दर्शाता है? पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन को दर्शाता है, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र दर्शाता है, या सहारा देना, या फिर पार्श्वकरण। तो देखिए यहाँ पे पुष्पा अपने आप तो समाधान नहीं कर सकती थी, लेकिन जब किसी एडल्ट ने, किसी एक उसके साथी ने मार्गदर्शन की भूमिका निभाई तो वो ऐसा करने में सक्षम हो गई। इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? सहारा देना, जिसे हम क्या कहते हैं? पाड़ कहते हैं या पाइट कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट दिया था वाइगोट्स्की साहब ने। ले वाइगोट्स्की साहब कहते हैं जब बच्चे अपनी सहायता से या किसी बड़े की सहायता से कोई काम कर ले जाते हैं तो उसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, पाइट या सहारा देना। आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख दिया। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पे सभा अध्यक्ष लिख दिया गया है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है या लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यहाँ पे आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से यानी कि लिंग पूर्वाग्रह से एक प्रश्न आपके पूरे सीटेट के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे वो सभापति अगर वो कहती है तो यानी कि वो किसी पुरुष प्रधान की बात कर रही है, लेकिन सभाध्यक्ष की जब बात करती है तो उसमें पुरुष स्त्री सबकी बात आ जाती है। तो यहाँ पे इसलिए आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है शिक्षण के दौरान कि आप किसी एक वर्ग, स्त्री या पुरुष, बच्चा या बच्ची पे ध्यान ना दें, बल्कि उन्हें विद्यार्थी कह के संबोधित करें, ताकि जो
लिंग बायसनेस है, जो जेंडर बायसनेस है, जो कह सकते हैं आप किसी एक वर्ग संबंधी जो पूर्वाग्रह है, उसे हम बढ़ावा ना दें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पार्ट 5 में करवाया था, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप एक मंजिल चुनिए, आप एक टारगेट बनाइए और बिना रुके बिना थके उस पर चलते रहिए दोस्तों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जो हम लर्निंग में असेसमेंट करते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है? ग्रेड अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए यानी कि मोटिवेशन के लिए, या फिर डी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन करने के लिए? दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटिवेशन के लिए हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं। जो उन्हें मूल्यांकन करते हैं, उन्हें नंबर्स देते हैं, उन्हें ग्रेड देते हैं, वो क्यों करते हैं हम? क्योंकि उनके अंदर की जो मोटिवेशन है वो बनी रह सके दोस्तों। तो होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।